रिस्पायरेटरी सिस्टम में थोड़ी सी बातें पिछले दिन बच गई थी, उस बात को हम लोग फिर से कर रहे हैं। और कुछ बच्चों का ये क्लेम था कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक बार पुनः समझा दी जाए। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को समझाते हुए मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का मतलब क्या है। When exposed partial pressure of oxygen, hemoglobin does not absorb oxygen evenly. कि ऑक्सीजन जो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन के द्वारा नहीं एब्जॉर्ब होता है, किस प्रकार वो एब्जॉर्ब होता है, इस बात को हम लोग ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। नाम इसका है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, लेकिन हम लोग बार बार इसमें चर्चा करते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। आइए देखिए, कहता है कि एट लो टेम्परेचर, at low concentration of oxygen, it is difficult for hemoglobin to absorb oxygen. कि ऑक्सीजन के लो कंसंट्रेशन पर हीमोग्लोबिन के लिए ये कठिन है कि वो ऑक्सीजन ले। दिस इज because of the 4 polypeptide chain of hemoglobin are tied together. ऐसा इसलिए होता है कि लो कंसंट्रेशन पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि आप पहले भी हमसे हीमोग्लोबिन की संरचना देखे हैं कि हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन रहते हैं जो टाइटली कंपैक्ट होते हैं। जब तक वो रिलैक्स नहीं होंगे तब तक वो ऑक्सीजन को नहीं ले सकते। जब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड चेन से बाइंड होता है, तो इस प्रकार हीमोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड चेन रिलैक्स हो जाते हैं, तब रिमेनिंग 3 पॉलीपेप्टाइड भी ऑक्सीजन को बाइंड अप कर लेते हैं। वही बात लिख रहा है कि बट once the first oxygen molecule is loaded, अगर पहला मॉलिक्यूल लोड हो गया, the hemoglobin structure relax and the next 3 are loaded easily, और बाकी 3 जो है आसानी से लोड हो जाते हैं। यह बहुत ही कंसेप्चुअल बात है कि हीमोग्लोबिन आसानी से लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन से नहीं बाइंड होता, क्योंकि उसके पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में टाइटली पैक्ड होते। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ता है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, तो उसका स्ट्रक्चर रिलैक्स होता है और रिमेनिंग 3 ऑक्सीजन उससे आसानी से बाइंड कर जाते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव स्लाइटली डिफरेंट hemoglobin molecule. Each type has a different shape and affinity for oxygen, and so
इट्स ओन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। कहता है कि अलग अलग जानवरों में अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन की संरचना स्लाइट डिफरेंस होता है, जिसके वजह से अलग अलग तरह का डिसोसिएशन कर्व पाया जाता है। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये क्या है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। यहाँ 100% फुल्ली सेचुरेटेड है, यहाँ पर अनसेचुरेटेड है, और ये क्या है, P50। यहां पर देखिए कंडीशन क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बाइंड है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बाइंड है, यहाँ 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बाइंड है, और 4 मॉलिक्यूल। 100% सेचुरेशन इक्वल फॉर ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के हीमोग्लोबिन के द्वारा बढ़ जाने से ये 100% सेचुरेट हो जाता है। यही बात मैं पिछले दिन, अब कहता है कि फर्दर टू द लेफ्ट, अगर ये ग्राफ लेफ्ट की ओर खसकता है, इसका मतलब है द ग्रेटर इज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अगर राइट की ओर खसकता है, टू द राइट, द लोअर इज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। बार बार याद होना चाहिए मुस्कान कि अगर यह राइट की ओर खसकता है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होगी, और लेफ्ट की ओर खसकता है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा होगी। ये लेफ्ट की ओर क्या है, ग्रेटर एफिनिटी, और राइट की ओर क्या है, लोअर एफिनिटी। अब तो मैं समझता हूं सबको ये ग्राफ समझ में आया होगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन saturation of hemoglobin. Effect of pH and CO2 on the oxygen saturation of hemoglobin. A decrease in pH reduce the affinity of hemoglobin for oxygen. The dissociation curve has shifted to the right. किधर घूमेगा, राइट की ओर जाएगा। Increase the CO2 concentration. The same effect of CO2 dissociation to form carbonic acid. During the cellular respiration, CO2 is produced, we decrease the pH. जब CO2 बढ़ेगा pH घटेगा, causing hemoglobin to release oxygen. जैसे जैसे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन का रिलीज होता जाएगा। आप पहले भी इस बातों को जानते हैं। ये देखिए लेफ्ट की ओर बढ़ रहा है। लेफ्ट की ओर कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, CO2 डिक्रीज करेगा, तो लेफ्ट की ओर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन राइट की ओर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी घटेगी। देखिए बार, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। राइट की ओर जब शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और लेफ्ट की ओर जब शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन एसोसिएशन कैपेसिटी बढ़ेगी। यह लेफ्ट की ओर,
और ये है राइट की। राइट की ओर बढ़ने पर क्या होती है? O2 एफिनिटी घटती है, इसलिए O2 अनलोडिंग होता है। O2 क्या होगा? टिश्यू को मिलेगा। और लेफ्ट की ओर जाएगा तो क्या होगा? O2 एफिनिटी बढ़ेगी, इसलिए O2 अनलोडिंग घटेगा। यही बार बार बात। PCO2 कंसंट्रेशन घटेगा, इधर में क्या होगा? PCO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा, इधर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आइए इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, हाउ रिस्पायरेशन रेगुलेटेड। द रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन। कहां पाया जाता है? मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन। Primarily responsible for the regulation of respiration. The pneumotoxic center can alter the function performed by the respiration rhythm center by signaling to reduce inspiration. आप देख रहे हैं कि दो बातें, कि मेडुला रीजन की न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के द्वारा ये कामें होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज ए रिफ्लेक्स प्रोसेस। Voluntary control of respiration is possible for short period of about 40 seconds. The pattern of respiration is regulated by two mechanisms, nervous or neural mechanism and chemical mechanism. आइए साइड बाय साइड दोनों को देखते हैं। न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ये क्या है? ब्रेन स्टेम है। इस ब्रेन स्टेम में ये क्या है? सेंटर है। आप देखिए, रिस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर इन ब्रेन स्टेम। पहला क्या है? पॉन्स रिस्पिरेटरी सेंटर। दूसरा क्या है? मेडुलरी रिस्पिरेटरी सेंटर। पॉन्स रिस्पिरेटरी सेंटर में क्या है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। देखिए किधर है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर? एपेनिस्टिक, उसके नीचे एपेनिस्टिक सेंटर, और ये क्या है? प्री बोटिंजर कॉम्प्लेक्स। यहां है प्री बोटिंजर कॉम्प्लेक्स। डॉर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप यहां है, वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप यहां है। ये तीनों मिलकर के मेडुलरी रीजन में है, और ये कहां है? पॉन्स रीजन में। कहता है कि until recently it was thought the dorsal respiratory group of neuron is the basic rhythm of breathing। कि डॉर्सल जो है, डॉर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिदम ऑफ ब्रीदिंग। इट इज नाउ जनरली बिलीव दैट द ब्रीदिंग रिदम इज जनरेटेड बाय ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड प्री बोटनाइजर complex. These neuron display pacemaker activity. They are located near the upper end of the medullary respiratory center. तो आपने ये देखा कि न्यूरल कंट्रोल में क्या भाग ले रहा है? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में कौन? पॉन्स वेरोली, और नीचे कौन है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। केमिकल रिसेप्टर,
द केमिकल कीमोरिसेप्टर, न्यूरल के बाद the chemoreceptor present in the brain are called central chemoreceptor. They are situated in deepest part of the medulla oblongata, close to the dorsal group of neuron. These are known as chemosensitive area, and neuron are chemoreceptor. They are very sensitive to increase in hydrogen ion concentration. सारा काम किस पर डिपेंड है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड. हाइड्रोजन आयन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और बैरियर की चर्चा हम फिर ब्रेन में करेंगे. ऑन द अदर हैंड, इफ कार्बन डाइऑक्साइड increase in the blood, as it is a gas, it can cross both the barrier easily, and after entering in the brain, it combine with water to form carbonic acid. कि ब्रेन में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा. कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल and immediately dissociate into hydrogen ion and bicarbonate ion. आप लोग पहले समझ रहे होंगे. This hydrogen ion now stimulate the central chemoreceptor, which stimulate dorsal group of respiratory center and increase the rate of force of breathing. मतलब आप समझ गए कि ब्रेन में जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसके वजह से बाइकार्बोनिक एसिड का निर्माण होगा, और ये बाइकार्बोनिक एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट का निर्माण करेगा. और ये प्रोटॉन क्या करेगा? इंड्यूस करेगा आपके सेंट्रल कीमोरिसेप्टर सेंटर को, जो इंड्यूस करेगा किसको? ब्रीदिंग को, और इंस्पायरेशन के रेट को बढ़ा देगा, वेंटिलेशन को इंक्रीज करेगा. जब क्या कह रहा है कि डिक्रीज वेंटिलेशन. वेंटिलेशन जब डिक्रीज होगा तो आर्ट्रियल PCO2 का मान बढ़ेगा. आर्ट्रियल PCO2 का मान क्या करेगा? ब्लड प्लाज्मा के पीएच को गिराएगा. प्लाज्मा में CO2 बढ़ेगा. प्लाज्मा से CO2 सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाएगा, रिस्पायरेटरी सेंटर पर जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा पर स्पाइनल कॉर्ड पर जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड पर क्या करेगा? रिस्पायरेटरी मसल को एक्शन कराएगा, जिससे वेंटिलेशन बढ़ जाएगा. वेंटिलेशन जैसे ही बढ़ेगा PCO2 घटने लगेगा. तो ब्लड में जो पीएच घटता है, यही कीमो रिसेप्टर कहाँ? आयोटिक आर्च और कैरोटिड बॉडी के द्वारा रिसीव किए जाते हैं. तो आयोटिक आर्च और कैरोटिड बॉडी भी सेंसर का काम करता है, जिसे हम लोग CO2 सेंसर कहते हैं, और जहां पीएच ले काम करता है उसे पीएच सेंसर कहते हैं. पिछले दिन चैतन्य ने पूछा था कि CO2 सेंसर क्या है और पीएच सेंसर क्या है. तो आपने देखा कि ये सेंसर क्या है और किस प्रकार ये कंट्रोल कर रहे हैं. तो रेगुलेशन, आपने देखा कि रेगुलेशन, रेस्पिरेशन के रेगुलेशन दो फ्रंट पर है. एक को हम लोग कहते हैं बाई न्यूरॉन और दूसरा कहते हैं बाई केमिकल. और इस केमिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ घुल करके बाइकार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है, और वो डिसोसिएट होकर प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा. और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या करेगा कि डायरेक्टली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में काम करेगा. और ब्लड का पीएच, CO2 को बढ़ने से ब्लड का पीएच घटेगा, और ब्लड का पीएच घटने से क्या होगा? आयोटिक आर्च और कैरोटिक आर्टरी पर प्रभाव पड़ेगा, जहां पर कीमो सेंटर है, CO2 रिसेप्टर सेंटर.
अब आइए हम लोग थोड़ी सी बात करें रिस्पायरेटरी डिजीज। तो रिस्पायरेटरी डिजीज में पहली बात है राइनाइटिस और लायरेंजाइटिस। लार्ज पार्टिकल आर डिपोजिट इन द नोज, फारिंग्स and larynx. More soluble gas, sulfur dioxide, are absorbed by upper respiratory tract mucous membrane, causing edema, माने swelling, and mucus hypersecretion और mucus का निकलना। Tracheitis, bronchitis, and bronchiolitis. The large particle more than 10 micrometer in diameter are deposited, then cleared by cilia. A small particle and fine fiber are deposited in bronchiole and bifurcation of the alveolar duct. Less soluble gas penetrate to deeper a small airways. इस कंडीशन में ये ट्रैकियाइटिस, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस। अब तीसरी बात है अस्थमा and chronic obstructive pulmonary disease. Allergens and irritants are deposited in the large airway by turbulent flow, causing chronic inflammatory change. This inflammatory change is nothing but the asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Lung cancer, carcinogenic asbestos and polycyclic aromatic hydrocarbon come into contact with the bronchial epithelial cell, causing mutation in the proto-oncogene tumor suppressing gene. More than one such contact result in the malignant transformation. तो ये कार्सिनोजेन की वजह से लंग्स में कैंसर भी होते हैं। Interstitial disease, a small particle less than 10 μm and fiber are deposited in terminal branchiole. कहाँ डिपोजिट होगा? terminal branchiole, alveolar duct and alveoli, and penetration to the interstitial result in fibrosis and formation of granulomas. इस तरह की डिजीज को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल डिजीज। जो बेसिक डिजीज था उसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आप देखेंगे एनसीईआरटी में इसी से रिलेटेड डिजीज हैं, आप देख लेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने रिस्पायरेशन पर एक चर्चा किया और रिस्पायरेशन के बाद अब हम लोग अगली बात जो करेंगे वो कौन करेंगे? एक्सक्रीशन। क्योंकि हमें फंडामेंटल 4 फिजियोलॉजी पढ़नी है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन। तो आपने फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन देखा, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन।